सिक्किम सीरीज के एपिसोड 1 में हम दिल्ली से पश्चिम बंगाल होते हुए गंगटोक पहुंचे थे। इस एपिसोड 2 में गंगटोक से नॉर्थ सिक्किम के लाचेन और लाचुंग की ओर चलेंगे। साथ ही बात करेंगे कि लाचेन लाचुंग कैसे पहुंचे, जाने का सही समय क्या है, बीच में कौन से स्थान आएंगे, नॉर्थ सिक्किम के लिए पैकेज कैसे और कितने रुपए में मिलेगा, कितना खर्चा होगा, बिना पैकेज के कैसे घूमें, स्कैम या ठगी से बचने के लिए क्या करें, परमिट कैसे मिलेगा। इनके अलावा वीडियो में और भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपको इतनी डिटेल में पहले ना पता हो। इस सफ़र में सिक्किम का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। सिक्किम कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ के नियम और कानून बाकी भारत से थोड़ा अलग है, इसलिए घूमते समय क्या सावधानी रखनी है उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो पूरी डिटेल के साथ बनाई गई है, इसलिए लंबी हो गई। तो अगर जिनको सिक्किम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी, जिससे आप अकेले, दोस्तों या फैमिली के साथ बेफिक्र सिक्किम में घूम सकते हैं। तो चलें वाटरफॉल से घिरे इस खूबसूरत सफ़र की ओर यात्रा शुरू करते हैं। मैं गंगटोक होटल से वाजरा टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहा हूं, जो एमजी रोड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 मिनट के आसपास का समय लगता है। आप यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से मिलेगी। हाँ। फ्रूट, ये वाजरा स्टैंड ही है। यही स्टैंड यही है। फ्रूट वाले की दुकान कहाँ बता रहे हो? फ्रूट जूस वो इधर कह रहे फ्रूट वाले के पास खड़े रहो। वो इधर मिल जाता है। अब यहाँ उतरना है। यहाँ उतरना है मुझे। हाँ। ये है वाजरा टैक्सी स्टैंड। यहीं से नॉर्थ सिक्किम के टूरिस्ट पॉइंट जैसे लाचेन, गुरुडोंगमर लेक, लाचुंग, यमथांग वैली, काला पत्थर, कटाव, 0 पॉइंट जाने के लिए यहाँ से टैक्सी मिलती है। इनके अलावा यहाँ से नाथुला पास भी जा सकते हैं। कुछ खाने पीने की छोटी दुकानें हैं। तो अगर आपने पैकेज लिया होगा तो यहाँ 10 से 11 बजे के बीच पहुँचने के लिए कहा जाएगा। यहाँ से लाचेन 124 किलोमीटर, लाचुंग 118, चुंगथांग 95 और मंगन 65 किलोमीटर है। रास्ते में इन सब स्थानों के अलावा और भी कई जगह देखने को मिलेंगी। पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। नॉर्थ सिक्किम एरिया के मामले में सबसे बड़ा ज़िला है, जिसका नाम अब मंगन हो चुका है। वहाँ तक जाने का रास्ता कुछ स्थानों पर काफ़ी ख़राब है, जहाँ छोटी गाड़ी नहीं चल पाती। इसलिए जीप, बोलेरो, सूमो, इनोवा, जाइलो, महिंद्रा मैक्स, टवेरा और स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियाँ शेयर्ड और प्राइवेट बेस पर चलती हैं। कुछ अल्टो, वैगनार जैसी साइज में छोटी कारें भी खड़ी हैं, जो गंगटोक लोकल साइट सीइंग, नामची और रवांगला के लिए जाती हैं। इन स्थानों को सिक्किम सीरीज़ की आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पैकेज नहीं लिया है तो यहाँ गाड़ी वालों से बातचीत करके अगले दिन के लिए एडवांस में बुक कर सकते हैं। टैक्सी स्टैंड के पास ही वाजरा सिनेमा हॉल है और वहीं सामने सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे होम्स का होटल है, जहां सरकारी कर्मचारी मात्र 300 या 400 रुपये में पूरा कमरा बुक कर सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग ई संपदा से हो जाती है। लेकिन ये सुविधा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है। अब अपनी शेयरिंग गाड़ी वाजरा टैक्सी स्टैंड से निकल रही है। गाड़ी में आगे की सीट पहले ही घिर चुकी है, इसलिए मुझे बीच वाली रो में बैठना पड़ा। मैंने एपिसोड 1 की तरह टैक्सी चलने से पहले सामने शीशे पर गोप्रो एक्शन कैमरा लगा दिया, साथ ही उसे रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट कर लिया, ताकि मैं पीछे बैठे ही वीडियो स्टार्ट और स्टॉप कर सकूं। ऐसे ही मैंने लाचेन तक वीडियो बनाई है। गंगटोक के वाजरा से लाचेन करीब 123 किलोमीटर का सफ़र शुरू हो गया है। मेरा सिंगल पर्सन का पैकेज 6 रात और 7 दिन का है, जिसमें मुझे शेयर टैक्सी से ट्रैवल करना है। आप डिटेल देख सकते हैं कि मेरा प्लान कैसा होने वाला है। डे 1 में गंगटोक होटल में स्टे। डे 2 गंगटोक से लाचेन पहुंचकर वहां रात को रुकना है। तीसरे दिन लाचेन से गुरुडोंगमर लेक देखने के बाद लाचुंग जाकर नाइट का स्टे होगा। 4th डे लाचुंग से युमथांग वैली 0 पॉइंट घूमकर गंगटोक में रात बितानी है। डे 5 में गंगटोक से चांगू लेक
बाबा हरभजन मंदिर होते हुए नाथुला पास जाकर वापस गंगटोक में रुकना है और छठे दिन मुझे सिक्किम से वापस एनजेपी लौटना था। ये था पहले का प्लान। अब सुनिए, इसमें एक ट्विस्ट है। टूर कंपनी ने इस तरह फ़ोन पर बात करके मेरा 6 डेज और 5 नाइट्स का प्लान बनाया था। मित्रों, ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हमारे साथ इस टूर प्लान में बाद में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, वो वीडियो में आगे बताएंगे। हम नेशनल हाईवे 10 NH10 पर चल रहे हैं, जिसका पुराना नाम NH31A था। ये हाईवे पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरता है। टैक्सी में ड्राइवर भाई साहब ने गाने बजा रखे हैं, जो वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गए। आपको बीच बीच में सुनने को भी मिलेंगे। गाने पसंद आए या ना आए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये वाहन चालक बजा रहे हैं, मैं नहीं। आप तो शायद इन गानों को एंजॉय कर भी लोगे, लेकिन मेरे लिए गानों पर कॉपीराइट आने की समस्या हो सकती है, इसलिए मैं पूरा गाना नहीं सुनवाऊंगा। वैसे पुराने गाने अच्छे लगते हैं यार, खासकर 90s के, पर यहाँ भैया कॉपीराइट का मामला है तो बीच में कट में करता रहूँगा। सिक्किम में भी बॉलीवुड के गाने काफ़ी चलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं पहले झरने बागथांग वाटरफॉल पर, जो वाजरा टैक्सी स्टैंड से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क किनारे इस झरने के नाम में बाग का मतलब है जंगल और थांग का अर्थ है घास का मैदान। ये वाटरफॉल स्वास्तिक रोड पर है। चूँकि सिक्किम चीन बॉर्डर के पास है, इसलिए यहाँ की रोड का काम BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। पास में कैफेटेरिया है, जहाँ कुछ खा पी सकते हैं। लोकल ड्रेस में फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। झरना ज़्यादा ऊंचाई से तो नहीं गिर रहा है और पानी भी कम है, लेकिन मानसून के समय ये काफ़ी भरकर चलता है। इस झरने का पानी रतेचू नदी से आता है। ये नदी सी लेवल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर तमजे ग्लेशियर झील से निकलती है। यहाँ पर 100 रुपये में जिप लाइन यानी रस्सी पर स्लाइडिंग कर सकते हैं। बागथांग वाटरफॉल से आगे बढ़ते हैं। अभी तो शुरुआत है। इस रूट पर बहुत खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपका मन गार्डन हो जाएगा। साइड में श्री नागेश्वर शिव मंदिर है। बोलो हर हर महादेव। गोप्रो एक्शन कैमरा सामने से रोड की वीडियो बना रहा है। गंगटोक काफ़ी एरिया में फैला है। हम अभी भी गंगटोक में ही चल रहे हैं। ये सिक्किम की राजधानी है। बागथांग वाटरफॉल से करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे बोजोगरी जगह है, जहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं। एक सिलीगुड़ी की तरफ, जो यहाँ से 128 किलोमीटर है, और दूसरा चुंगथांग की ओर, जो 91 किलोमीटर है। अब काफ़ी दूर तक सड़क धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाएगी। गंगटोक सी लेवल से 1650 मीटर की हाइट पर है। ऊपर बोर्ड पर कुछ स्थानों की दूरियां लिखी हैं, जैसे आगे सीधी वाली रोड पर 91 किलोमीटर की दूरी पर चुंगथांग है और 63 किलोमीटर पर मंगन। और अगर आप राइट मुड़ते हुए आगे निकल जाते हैं तो 55 किलोमीटर बाद नाथुला पास आएगा। लेकिन हमारी मंजिल लाचेन है, तो सीधा ही आगे बढ़ेंगे। बागथांग वाटरफॉल से 2.5 किलोमीटर पर फाटक बोजोगरी में ये गोंजांग मोनिस्ट्री है। इस मठ की एंट्री फीस 10 रुपये प्रति व्यक्ति है। सी लेवल से 1849 मीटर की हाइट पर बसा ये मठ गंगटोक के फेमस मठों में से एक है। इसकी स्थापना 1981 में टिंगके गोंजांग रिम्पोचे जी ने की थी। माफ़ कीजिए अगर नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो, मतलब शब्दों के उच्चारण में अगर मिस्टेक हो तो सॉरी। आगे भी अगर नामों में कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए एडवांस में ही मैं क्षमा मांगता हूँ। मोनेस्ट्री के अंदर कुछ मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं।
यहाँ भिक्षु छात्रों को मठवासी शिक्षा और तिब्बती भाषा सिखाई जाती है। गोनजांग मोनेस्ट्री से करीब 550 मीटर दूरी पर तासी व्यू पॉइंट है, जहाँ से कंचनजंगा माउंटेन देख सकते हैं। बागतांग वाटरफॉल, गोनजांग मोनेस्ट्री और तासी व्यू पॉइंट, ये तीनों जो हैं लोकल साइट सीइंग गंगटोक में आते हैं, जिनको टैक्सी द्वारा देख सकते हैं। हम जब यहाँ पर लोकल साइट सीइंग करेंगे तब ये पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे, इसलिए इनकी बात किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। सिक्किम चीन द्वारा कब्जाए गए तिब्बत सीमा के पास है, इसलिए भारतीय सेना यहाँ बनी रहती है। सीधे हाथ की तरफ बटालियन टी गार्डन है। दार्जिलिंग के मुकाबले यहाँ ज़्यादा चाय की खेती नहीं होती। यहाँ टेमी चाय फेमस है, इसी नाम से टी गार्डन भी है, जो 440 एकड़ में फैला है। ये सरकारी टी गार्डन है जो 1969 में 1969 में स्थापित किया गया था। सिक्किम में साल भर करीब 5 लाख किलो चाय का उत्पादन होता है। सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो यहाँ की चाय अच्छी है, जो कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा में एक्सपोर्ट की जाती है। गंगटोक से लाचेन का रास्ता हरियाली से भरा है, घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। सिक्किम दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है, या कहें कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के किसान फल सब्जी उगाने के लिए खेत में केमिकल का यूज़ नहीं करते। यहाँ की फसलों में पेस्टिसाइड, सिंथेटिक खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके फ़ायदे ये है कि फल सब्जी केमिकल मुक्त मिलती है, कोई केमिकल सब्जी में यूज नहीं होता, जो हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। अफसोस है कि बाकी राज्य अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। सिक्किम को जनवरी 2016 में 100% ऑर्गेनिक स्टेट या जैविक राज्य का दर्जा मिला था। हवा के साथ साथ सिक्किम की मिट्टी भी शुद्ध है, इसलिए इसको इंडियाज़ क्लीनेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। ये पहले एक अलग देश या कहें कि किंगडम हुआ करता था, जो 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। लेफ़्ट साइड में पांगथांग का गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल है। ये गांव फॉरेस्ट ब्लॉक है। अभी भी हम ईस्ट सिक्किम में ही चल रहे हैं, नॉर्थ सिक्किम में भी थोड़ी दूर आगे आएगा। अभी तो रोड घूम घूम कर नीचे जा रही है, लेकिन काफ़ी दूर आगे से फिर हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि गंगटोक सी लेवल से 1650 मीटर की हाइट पर है और जहां हमें पहुंचना है लाचेन, वो है 2600 मीटर पर। गंगटोक से करीब 16 किलोमीटर के बाद SPWD वुडन आयरन ब्रिज पार करके ईस्ट सिक्किम से नॉर्थ सिक्किम में एंटर हो जाते हैं। यानी कि इस ब्रिज के इधर ईस्ट और उधर वेस्ट सिक्किम है। रास्ते पर जगह जगह इस तरह के झंडे फ्लैग देखने को मिलेंगे। जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव है, वहां सड़क पर इस तरह के झंडे आमतौर पर देखे जाते हैं। ये रंग बिरंगे फ्लैग तिब्बती संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें रंग और लिपि का अपना महत्व है। झंडों पर अलग अलग प्रार्थनाएं और सिंबल मिलते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में मान्यता है कि इन ध्वजों पर जो प्रार्थनाएं और मंत्र लिखे होते हैं, वो हवा के साथ उड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, जिससे प्राणियों का कल्याण होता है। आमतौर पर ये फ्लैग 5 कलर के होते हैं: सफ़ेद, नीला, लाल, पीला और हरा। बौद्ध मानते हैं कि ये 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को दर्शाते हैं और इन पर ज्ञान, करुणा, शांति तथा सुखमय जीवन जीने की प्रार्थनाएं लिखी रहती हैं। ऐसे झंडे सामान्यतः मठों, पहाड़ों की चोटियों और रास्तों पर लगाए जाते हैं। ये प्रार्थना ध्वज तिब्बत से शुरू हुए थे, जो बौद्ध धर्म के पहले से ही प्रचलन में बताए जाते हैं। टैक्सी में 10 व्यक्ति हैं।
मैं अंदर से हालात दिखा देता हूँ कि लोग किस तरह बैठे हैं। आगे सीट पर एक व्यक्ति के बैठने की जगह है, लेकिन मित्रों यहाँ बैठे हैं 2। पैकेज वाले भैया ऐसे ही बैठाते हैं, जिससे कंफर्ट कम मिलता है। और 8-9 घंटे के सफ़र में तो एक सीट पर 2 व्यक्ति के बैठने से काफ़ी परेशानी होती है, बार बार एडजस्ट करना होता है। पिछली सीट पर बैठे टूरिस्ट का भी यही हाल है। ये कोई एक नहीं बल्कि सारे टूरिस्ट पैकेज वाले करते हैं। शेयरिंग में आ रहे हैं हम, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। देसी भाषा में कहूँ तो ऐसा लगता है कि गाड़ी में लोग ठूस दिए गए कि चल भाई तू भी चल। जहाँ 7 पर्सन की जगह होती है वहाँ ये 10 ठूस देते हैं। तो अगर आपके पास पर्याप्त रुपए हैं और आराम से घूमना चाहते हैं तो इस तरह शेयरिंग में सफ़र करने से बचें। एक्स्ट्रा पे करके प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं, जिसमें बड़ी एसयूवी कार करीब 4000 रुपये पर डे के आसपास मिल जाएगी, लेकिन ये काफ़ी महंगी है। तो मजबूरी बस शेयरिंग टैक्सी से ही हमें जाना पड़ेगा, और मैक्सिमम लोग भी शेयरिंग से ही आते हैं। आगे एक वाटरफॉल है, तो गाड़ी कुछ देर के लिए रुकेगी। एक छोटी दुकान है जिसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का कुछ सामान है। 1:30 बज गए, भूख लग रही है, लेकिन अभी तक लंच नहीं हुआ, जिसमें अभी काफ़ी देर लगेगी। रास्ते में दुकान वालों की टॉयलेट जो होती है ना यहाँ, वो पे एंड यूज के होते हैं, यानी कि पहले रुपए दो और फिर यूज करो। ये है हरे भरे जंगल के बीच से निकलता हुआ बटरफ्लाई वाटरफॉल। इंटरनेट पर कुछ जगह इसका नाम जो दूसरा है वो 7 सिस्टर्स लिखा है, लेकिन ये दोनों नाम अलग हैं। 7 सिस्टर्स नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है और ये है बटरफ्लाई ईस्ट सिक्किम में। अब आप कहोगे कि तुमने तो ये बताया था कि SPWD पुल पार करके नॉर्थ सिक्किम में प्रवेश कर जाते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब ने कोई दूसरा रूट ले लिया था जिस पर ये बटरफ्लाई वाटरफॉल आया, जो कि ईस्ट सिक्किम में है। इसको ऊपर से देखना चाहते हैं तो 20 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप इस वाटरफॉल को देखकर वाह कितना खूबसूरत है ये कह रहे हैं ना, तो ज़रा भी रुक जाइए, ठहरो। आगे ऐसे ऐसे झरने आएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छी खूबसूरती आएगी आगे। तो चलें बटरफ्लाई से तितली उड़ाकर आगे निकलते हैं। संविधान के आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम को स्पेशल छूट दी गई है। ये भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जो टैक्स फ्री है। इनके नागरिकों को टैक्स नहीं देना पड़ता। ये छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(26) के द्वारा दी गई है। भारत के अन्य भागों में 12 लाख तक टैक्स की छूट अभी मिली है, तो उससे ही लोग कितने खुश हो गए। और सिक्किम वासियों के बारे में तो सोचो, इनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता कभी भी, बहुत पहले से जब से ये बना है। वो जो कमाते हैं सब उनका अपना होता है। बाकी सिक्किम के बारे में ऐसे और भी अनोखे फैक्ट आगे देखने और सुनने को मिलेंगे। अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन? मुझको कत्ल कर डालो शौक से, मगर सोचो मेरे बाद तुम किस पर ये बिजलियां गिराओगे, मेरे बाद तुम किस पर बिजलियां गिराओगे। रास्ते में छोटे छोटे गांव और खाने पीने की दुकानें आती रहती हैं, लेकिन पैकेज वाले एक फ़िक्स लोकेशन पर रोकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी रुकवा लो। हाँ, रिक्वेस्ट करोगे तो एक आध जगह एक्स्ट्रा रोक देंगे, पर इनकी एक फ़िक्स डेस्टिनेशन होती है जहाँ टूर कंपनी का इनके साथ समझौता होता है। सिक्किम में ज़्यादातर लोहे और लकड़ी के पुल बने हैं, जिन पर एक बार में एक वाहन जाने के बोर्ड लिखे मिलते हैं। फ्लैग के बारे में तो मैंने पहले बता ही दिया कि इनके पीछे क्या मान्यता है। ये पहाड़ी के बहुत से एरिया में लगे रहते हैं, खासकर जहां बौद्ध धर्म के ज़्यादा अनुयायी रहते हैं। इन एरिया में कुछ बाइकर भी इसी तरह के फ्लैग बाइक पर लगा लेते हैं। गंगटोक से लाचेन रोड कंडीशन ठीक है, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत टूटी फूटी मिलेगी, पर ज़्यादातर सही रहती है। समस्या थोड़ी सिंगल लेन की है। सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि एक बार में एक समय में 2 वाहन निकल पाएँ। एक को रुकना होगा तब दूसरा निकलेगा। हाँ, कहीं कहीं पर रोड चौड़ी है, लेकिन ज़्यादातर रोड जो है नैरो है। अगर ज़्यादा वाहन आ जाएं तो लंबा जाम लग सकता है। यहाँ तो नहीं, लेकिन आगे कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड
या अन्य कारणों से कभी कभी बहुत लंबा ट्रैफिक हो जाता है, जिसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। चूँकि ये एरिया चाइना के पास है, कोरोना वायरस चीन के पास है, इसलिए बाकी अन्य काम भी चलते रहते हैं। सिक्योरिटी टाइट है। चूँकि हमें ऊपर पहाड़ों पर जाना है तो सड़क घुमावदार जिग जैग होते हुए ऊपर जाती है, जिससे कुछ लोगों को वोमिट उल्टी होने के चांस रहते हैं। तो अगर किसी को सफ़र में ये दिक्कत होती हो तो वो डॉक्टर की सलाह से दी हुई कोई दवा खाकर बैठ सकते हैं। यात्रा में कम खाएं, ज़्यादा ऑयली या तला भुना खाने से बचें। सुंदर वादियाँ देखकर वो गाना याद आ रहा है, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। कितना बुरा गाता हूँ ना मैं। चलो, शब्दों पे नहीं, भावनाओं पर ध्यान दीजिए। पहाड़ों में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। मन करता है कि ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो, ऐसे ही चलते रहें। लेकिन जैसे कि पहले बताया कि शेयरिंग टैक्सी में लंबे टाइम तक बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। ये ज़रूरत से ज़्यादा सवारी बिठा लेते हैं जो पैकेज में होती है, जिससे पूरा सफ़र अपने आप को एडजस्ट करते हुए बीत जाता है। के आंसुओं को खुद ही पी रहा हूँ। यहाँ पर सड़क पक्की नहीं है। लाचेन तक कुछ ही दूरी का कोई एरिया ऐसा होगा जहाँ सड़क कंडीशन ठीक नहीं है, वरना बाकी रोड पूरी तरह से ठीक है। बाकी तो जैसे बारिश होती रहती है तो लैंडस्लाइड के कारण रोड थोड़ी ख़राब हो जाती है, जिसको ठीक कर लिया जाता है। आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी ऑनलाइन किसी कंपनी का टूर पैकेज बुक करें तो सारे रुपए एक साथ मत दीजिए। जैसे मैंने आने से पहले केवल 2000 रुपये ही एडवांस पे किए थे, बाकी रुपए मुझे बाद में देने थे। अगर आप केवल लाचेन और लाचुंग का टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो ये होता है 2 रात 3 दिन का, जो करीब 3000 से 4000 रुपये के बीच पर पर्सन हो जाता है। या वो आपकी बारगेनिंग मतलब डील करने की क्षमता पर है कि आप रुपए और भी कम कर सकते हैं। एक रात लाचेन और दूसरी लाचुंग में, तीसरे दिन गंगटोक छोड़ दिया जाता है। सिक्किम में पैकेज फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं कि जो मैंने रेट बता दिया वही मिलेगा, उसमें बदलाव होते रहते हैं। वो सीज़न और फेस्टिवल के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो जितने रुपए मांगे उतना ना दे, कम करने की कोशिश करें। यह आपकी सौदेबाजी की क्षमता पर डिपेंड करेगा कि कितने रुपए कम कर पाते हैं। मेरे केस में रुपए तो कम नहीं हुए, लेकिन उसके बदले एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। अपने देश की शान भारतीय सेना के ट्रक गुजर रहे हैं। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि अपने फौजी भाई यहाँ क्यों हैं। फिर भी बता देता हूँ कि सिक्किम 3 तरफ से 3 देशों से घिरा है। एक नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा चीन। और किसी से तो खतरा है नहीं, लेकिन ये चीन बड़ा नालायक है। पता नहीं कैसे कैसे दूसरे की ज़मीन हड़पना चाहता है। बाकी भारत से सिक्किम सिर्फ बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है, जो बहुत छोटा एरिया है, जिसे चिकन्ने कहते हैं। इसके बाद सिक्किम से असम जा सकते हैं और फिर नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में। यानी कि अगर आपको ज़मीन से नॉर्थ सिक्किम के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा यानी कि 7 सिस्टर्स जाना है, तो शेष भारत से सिर्फ एक ही रास्ते से जा सकते हैं ज़मीन द्वारा, वो है सिक्किम का। सिक्किम सिलीगुड़ी के बहुत छोटे हिस्से से कनेक्ट है। चीन इस चिकन नेक वाले हिस्से को काटना चाहता है, जिससे कि वो सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों को भारत से अलग कर सके, जिसके लिए वो नई नई तरकीबें और चालें चलता रहता है। लेकिन हर बार भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देकर वापस कर देती है। लाचेन और लाचुंग जहां हम जाएंगे, उसके कुछ पॉइंटों के बाद से चाइना द्वारा कब्जाया गया तिब्बत शुरू हो जाता है। वो हम आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाएंगे। अपने भारतीय सैनिकों को सैल्यूट है, जो बहुत कठिन मौसम और परिस्थिति में भी देश की रक्षा करते हैं ताकि हम आराम से घूम सके। जय हिंद। लेफ़्ट साइड में तीस्ता रिवर है, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की मेन रिवर है। यहाँ पानी का स्तर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आगे डिक्चू गांव है। इस गांव में तीस्ता और डिक्चू नदियों का संगम होता है। इस मिलन स्थल के पास डिक्चू नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है, जहां 96 मेगावाट की बिजली बनती है। साथ ही 510 मेगावाट की तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना भी है।
डिक्चू गंगटोक जिले का लास्ट गांव है। इसके आगे मंगन जिला शुरू हो जाता है। डिक्चू गंगटोक से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सामने पुल है जिसके नीचे से नदी बह रही है। इसे देखने के लिए लोग रुके हुए हैं। पुल के पास बोर्ड पर लिखा है मंगन पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन स्टार्ट्स, मतलब यहाँ से मंगन जिला शुरू हो चुका है। रंग है 10 किलोमीटर की दूरी पर। चूँकि हम मंगन जिले में एंटर हो चुके हैं तो एक नज़र अन्य डिस्ट्रिक्ट पर भी डाल लेते हैं। सिक्किम में कुल 6 ज़िले हैं। पहले ये दिशाओं के नाम से जाने जाते थे, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ सिक्किम। 21 दिसंबर 2021 को इन चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज कर दिए गए। जैसे नॉर्थ सिक्किम को कर दिया गया मंगन जिला, वेस्ट सिक्किम को ग्यालसिंग, ईस्ट को गंगटोक और वेस्ट सिक्किम को नामची जिला कहा गया। इनके अलावा 2 और नए ज़िले ऐड हुए। पूर्वी सिक्किम डिस्ट्रिक्ट के पाक्योंग सब डिवीज़न से पाक्योंग जिला बना और पश्चिमी ज़िले से सोरेंग सब डिवीज़न को अलग करके सोरेंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। यानी कि पहले जो दिशाओं के नाम से ज़िले थे वो अब स्थानों के नाम से हो गए। इनके नामों में ही इनके हेडक्वार्टर या मुख्यालय बने हैं। सिक्किम के इन 6 ज़िलों में से एरिया के मामले में सबसे बड़ा ज़िला है मंगन, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा ज़िला है। 4226 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इस ज़िले में सिर्फ 43,354 लोग रहते हैं। कारण वही है कि लाचेन और लाचुंग के ऊपर चीन सीमा तक जो भी क्षेत्र हैं, जैसे युमथांग वैली, थांगू वैली, काला पत्थर, गुरुडोंगमर लेक, 0 पॉइंट, कटाव आदि, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैले हैं, जहां ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन कम रहती है और भारी बर्फबारी होती है, जिस कारण वहां आबादी नहीं है। आईटीबीपी इंडियन आर्मी को छोड़कर वहां स्थायी रूप से कोई नहीं रहता, जिस कारण सारा एरिया खाली है। तो इन कारणों के चलते मंगन ज़िले में बाकी ज़िलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, क्षेत्र है काफ़ी, और जनसंख्या कम है। मंगन ज़िले का जनसंख्या घनत्व डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 10 है। ये भारत का सबसे कम आबादी वाला 7वां ज़िला है। इस ज़िले में लेप्चा और भूटिया वंश के लोग रहते हैं। ये पुल काफ़ी ज़्यादा पुराना नज़र आ रहा है, जिस कारण इसको बंद कर दिया गया। ये श्याम खोला ब्रिज है, जो कि अब तक की यात्रा का सबसे चौड़ा ब्रिज नज़र आ रहा है। चूँकि हम मंगन ज़िले में चल रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मंगन डिस्ट्रिक्ट को 2 सब डिविजन्स में बांटा गया है। एक चुंगथांग जो आगे आएगा, उसमें 9 गांव हैं, और दूसरा मंगन उप विभाग जिसमें 26 गांव हैं। 2011 के अनुसार इस ज़िले की जनसंख्या 43,709 थी, जिसमें करीब 53% लोग 53% लोग बौद्ध धर्म के, 34% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली, 6% क्रिश्चियन और करीब 2% आबादी सिख और इस्लाम धर्म की थी। भाषा की बात करें तो लेप्चा भाषा लगभग 32% लोग बोलते हैं, नेपाली 23%, सिक्किमी लैंग्वेज 14% और हिंदी बोलने वाले लोग करीब 7% हैं। यहाँ लोकल लोगों की भाषा की बात हो रही है, वो जो आपस में बातचीत करते हैं, वरना यहाँ लगभग सभी लोग हिंदी समझ और बोल लेते हैं। मित्रों, मैंने अभी मंगन ज़िले की बात की है, डिस्ट्रिक्ट की। मंगन शहर अभी नहीं आया, वो आगे है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में तो कई गांव होते हैं ना, कई गांव और शहर, तो मंगन डिस्ट्रिक्ट में ही मंगन शहर है जो उसका हेडक्वार्टर है। ये झरना बहकर तीस्ता नदी में मिल रहा है। इस रास्ते पर कई झरने आते हैं, उनमें से एक फेमस है ये 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, जो कि गंगटोक के तासी व्यू पॉइंट से 23 किलोमीटर है। इस झरने के नाम से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इसका ये नाम क्यों है। जंगलों और चट्टानों से निकलते हुए इस झरने की धारा 7 बार गिरती है, 7 स्टेप्स में नीचे आती है। जैसे जहाँ से ये निकलता है वहाँ से एक बार नीचे गिरेगा, फिर वहाँ
कुछ ही दूरी पर पानी इकट्ठा होगा और उसके बाद फिर से गिरेगा। तो ये धारा इस तरह से करीब 7 बार अलग अलग स्टेप्स में गिरती है, इसलिए इसके नाम के पहले 7 है। सिस्टर्स नाम कहाँ से आया? तो इसके पीछे कुछ लोकल लोग अजीब सी कहानी बता रहे थे कि स्वर्ग से 7 बहनें इस स्थान पर नहाने के लिए उतरी थी। उन्होंने यहाँ की खूबसूरती देखकर यहीं रहने का फैसला किया। उसके बाद उन 7 बहनों ने अपने आंसुओं से ये झरना बनाया। ये बात काल्पनिक लगती है, कुछ लोग ये स्टोरी बता रहे थे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भी 7 सिस्टर्स कहा जाता है और सिक्किम को उनको भाई के रूप में माना जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ से भी 7 सिस्टर शब्द आया हो, पता नहीं। जो भी है, बस आप वाटरफॉल देखिए। नीचे से देखने पर वाटरफॉल सिर्फ 2 या 3 बार ही गिरता हुआ नज़र आएगा, बाकी की धारा ऊपर जंगल में है। इससे 1 या 2 स्टेप और देखने हैं तो सीढ़ियों से चलकर थोड़ा ऊपर जाना होगा, वहाँ से आपको 1-2 धारा और नज़र आ जाएगी। ऊपर बैठने का भी इंतज़ाम किया गया है। हो सकता है कि जब आप यहाँ आए तो झरना ज़्यादा भरा हुआ ना मिले, क्योंकि ये मानसून जून से अगस्त तक जो है, जब बारिश होती है तो खूब भरकर चलता है। खाने के लिए चाउमीन, मोमोज वगैरह यहाँ मिल जाते हैं। इसी नाम से मेघालय में भी एक 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है, उससे कंफ्यूज मत कर लेना। वो बहुत बड़ा और ऊंचा झरना है जिसमें पानी करीब 315 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। उसकी एवरेज चौड़ाई 70 मीटर है। मेघालय जाने की मेरी बड़ी इच्छा है, आने वाले वर्षों में मैं वहाँ होकर आऊँगा। मेघालय बाद में चलेंगे, फ़िलहाल जहाँ हैं वहीं का आनंद लेते हैं। ठगी से बचने के लिए कुछ डिटेल जानना ज़रूरी है। जैसे आप एनजेपी या सिलीगुड़ी उतरोगे तो वैसे ही जो है ट्रैवल एजेंट आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमारा पैकेज ले लो, हम आपको सब जगह घुमाएंगे, बढ़िया होटल मिलेगा, रहना खाना पीना सब मुफ्त है। इसी तरह आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। उनमें से कुछ ठीक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ठगने का प्रयास करते हैं। बताते कुछ हैं और देते कुछ हैं। इसलिए अगर आपने ऑनलाइन पैकेज नहीं लिया है तो गंगटोक पहुंचकर वहां से टूर पैकेज ले सकते हैं। इससे वो सिलीगुड़ी के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और स्कैम के चांस भी थोड़े कम रहते हैं। वैसे गारंटी किसी की भी नहीं है, हो सकता है कि आप गंगटोक में भी लुट जाओ, लेकिन फिर भी गंगटोक में ट्रैवल एजेंट से टूर अगर लेते हैं तो स्कैम के चांस थोड़े कम रहते हैं। हालांकि आने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च ज़रूर कर आएँ। अब शेयरिंग टूर पैकेज के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में जानते हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, और मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ भाई साहब, मैं बस मैन हूँ। शक्ति तो ऊपर वाले देंगे, फिलहाल मैन ही ठीक है। तो ये बातें आपको फालतू लग सकती हैं, लेकिन जब सिक्किम जाओगे तो इस प्रॉब्लम को महसूस कर पाओगे जो मैं अब बताने वाला हूँ। जैसे मैं पहले बता रहा था कि शेयरिंग में नॉर्थ सिक्किम टूर थोड़ा कठिन और हैक्टिक हो जाता है। इसमें प्रॉपर ब्रेक या आराम नहीं मिल पाता, बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं। ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन भी कम रहती है, जिससे और समस्या बढ़ने लगती है। समय से नहीं निकले, लेट हो गए या ट्रैफिक में फंस गए तो काफ़ी समय आपको गाड़ी में भी बिताना पड़ सकता है। रात को लाचेन पहुंचते हैं, डिनर करने में भी टाइम लगता है, फिर कहीं जाकर लेट नाइट सोने को मिलता है। थकावट से गहरी नींद आती है, लेकिन नींद पूरी नहीं ले सकते क्योंकि भैया फिर अगली सुबह 4 बजे उठना है। अब इतनी जल्दी उठेंगे तो नींद कैसे पूरी होगी। उठकर फ्रेश होकर गाड़ी में भर दिए जाते हैं कि चलो बैठो, उस जगह को छू कर आते हैं। इन सब वजहों से हेल्थ पर असर पड़ता है, जिससे ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। इतनी जल्दी करने से ऐसा लगता है कि स्थान को देखना नहीं बल्कि बस टच करना है और एकदम से छूकर वापस आना है ताकि आगे जा सकें। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऊंचाई वाले एरिया में ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, ऑक्सीजन घटने लगती है, बात ठीक है। लेकिन ज़रा इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए कि लेट नाइट आप लाचेन पहुँचेंगे, फिर अगली सुबह 64 किलोमीटर दूर गुरु डोंगमर लेक देखने जाना है। वहाँ जाने में काफ़ी समय लगता है और फिर वापस लाचेन भी आना है। तो आना जाना कितना हुआ? 64 गुणा 2 यानी कि 128 किलोमीटर। अगर वापस आकर लाचेन में रुकना मिल जाता तो कोई बात नहीं, सब ठीक था। लेकिन फिर लाचेन में खाना खाकर उसी दिन लाचेन से लाचुंग 50 किलोमीटर जाना है,
यानी कि अगला दिन आपका लाचुंग में स्टे होगा किसी दूसरी जगह। तो इस तरह एक दिन में 178 किलोमीटर का सफ़र हुआ, करीब करीब 200 किलोमीटर, जिसमें काफ़ी रात और थकान हो जाती है। ये 178 किलोमीटर मैदानों के नहीं बल्कि दुर्गम पहाड़ों के हैं, जहाँ कुछ स्थानों पर प्रॉपर रोड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी कम है, ट्रैफिक भी लगता है। तो भाई पूछो मत कैसा हाल होता है। देखो ये बेचारे टैक्सी वाले भी क्या करें, आप टूर कंपनी से जितने भी दिन का पैकेज लेते हैं वो इन टैक्सी वालों को हायर करके बता देते हैं कि इस डेट को यहाँ जाना है और फिर वापस आना है। टैक्सी ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, उनको जैसा कहा जाता है वो वैसा ही करते हैं। गलती तो खैर टूर कंपनी वालों की भी नहीं कह सकते, तो गलती है किसकी? देखिए आप जैसा पैसा दोगे वैसे ही टूर बनेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक रात लाचेन और लाचुंग में रुकने के लिए एक्स्ट्रा देनी चाहिए, जिससे बॉडी को पर्याप्त आराम मिले और हम अच्छी तरह से वादियों का आनंद ले पाएँ। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि तुझे इतनी परेशानी है तो तू घर बैठ जा या फिर प्राइवेट कार से घूम ले। देखिए मित्रों, मुझे पता है कि छोटी मोटी दिक्कतें तो सफ़र में आती हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है। ऐसे कई लोगों से मैंने बात की जो इस तरह के टूर से थोड़ा दुखी थे, मतलब थोड़ा परेशान थे कि यार यहाँ की वादियाँ तो अच्छी हैं, खूबसूरत है ये पूरा, लेकिन जो है सफ़र में दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि कुछ रुपए और ले लो पर आराम से घुमाओ, लेकिन समय और रुपया दोनों कम होने की वजह से लोग ऐसे ही घूमते हैं। वो बस जल्दी से स्थान देखकर घर वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ मेरी तरह भी होते हैं जिन्हें थोड़ा ठहर कर देखने की आदत है। अगर आपके पास पर्याप्त मनी और टाइम है तो लाचेन और लाचुंग में एक एक नाइट और एक्स्ट्रा बिताएं, ताकि बॉडी को सही से रेस्ट मिल सके और नज़ारों को आप खुलकर देख सकें, रिलैक्स होकर। कभी कभी कोई टूर कंपनी वाले थोड़ा बहुत झोल कर लेते हैं, यानी कि वो जो कहते हैं वो नहीं देते उनमें से कुछ चीज़ें। इसलिए बुक करने से पहले हर एक डाउट क्लियर कर लें, और अगर हो सके तो जैसे फ़ोन पे बात हो रही है ना, तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि एजेंट कुछ चीज़ों की कटौती करे तो आप फिर उसको रिकॉर्डिंग सुनवा सकें कि भाई हमारे तो ये बात हुई थी, तो फिर वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। इससे आप नोक झोंक से भी बच सकते हैं और अपने पास पूरा सबूत होगा कि हमारा क्या तय हुआ था, तो बात करने में आसानी होगी। बाकी व्हाट्सअप चैट या मैसेज भी होंगे, उनको भी आप दिखा सकते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हमारी तो ऐसे ऐसे बात हुई थी। बाकी बात मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या सावधानी रखनी है। बीच बीच में गाड़ी वाले व्यू पॉइंट दिखाने के लिए रुकते हैं। यहाँ नज़ारा ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी देख सकते हैं। उसको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। साइड से पहाड़ काटकर रास्ता चौड़ा किया जा रहा है। उत्तराखंड में जब मैं एक बार गया था तो वहाँ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइन लिखी देखी थी कि हम पहाड़ को काटते हैं ताकि दिलों को जोड़ सके। सही बात है, सुदूर क्षेत्रों में भी सड़कें अच्छी होंगी तो लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्टों को भी आने में आसानी होगी। और ये एरिया तो बॉर्डर लाइन का है, तो यहाँ पर सड़कें अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। लैंडस्लाइड के दौरान पत्थर मिट्टी नीचे खिसक जाते हैं, जिस कारण इनको रास्ते से हटाकर सड़क चौड़ी की जा रही है। ये पत्थर मिट्टी दोबारा नीचे ना आए, इसलिए पत्थरों की एक दीवार भी बनाई जाती है। बरसात के समय ज़्यादा परेशानी होती है, तब कभी कभी कई घंटों के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए भी रास्ता बंद हो सकता है, तो 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आएँ। यहाँ हमारी गाड़ी लंच के लिए रुकी है, जो कि पैकेज में इंक्लूड रहता है। आपको अलग से रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पहले ही पे कर चुके। पैकेज में जो भी यहाँ मिलेगा वही खाना पड़ेगा। कोई स्पेशल थाली, गुलाब जामुन, पनीर या रसगुल्ले वगैरह की उम्मीद ना करें। पैकेज में लिखा भी रहता है कि साधारण खाना दिया जाएगा। नॉर्थ सिक्किम में लाचेन में भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। ऐसा खाना हमें मिला
यहाँ रोटी ना के बराबर मिलती है, ये कहें कि रोटी मिलती ही नहीं, केवल चावल परोसे जाते हैं और उसके साथ कोई एक सब्जी या दाल वगैरह। रेस्टोरेंट वालों ने बिल्ली पाल रखी है, कैट। ऐसा मैंने इस रास्ते पर 1-2 जगह और देखा था जहाँ लोग बिल्ली पालते हैं। जब बिल्ली की बात हो ही गई है तो बता दूं कि सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा है, जो घरेलू बिल्ली जितना बड़ा होता है। चेहरे और कान पर थोड़ा सफ़ेद है, बाकी लाल है। ये नॉर्थ सिक्किम में पाया जाता है, जो ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहता है। ये संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए इसको कंचनजंगा नेशनल पार्क में रखा गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क को 2016 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया था। तो अब हम आपको दिखाते हैं सिक्किम में पेड़ पर लगे हुए संतरे। जब गंगटोक से लाचेन और लाचुंग की तरफ जाते हैं ना, तो रास्ते में ये हैं ऊपर संतरे के पेड़। हम आपको पिछले हैं वो देखिए, वो है संतरे के पेड़। इसको अगर जूम करेंगे तो ये दिख रहे हैं आपको, नहीं देख गए होंगे यार, इतना ही जूम करता है भाई हमारा कैमरा ही मोबाइल का। ठीक है, तो ये संतरे सिक्किम में हर तरफ आपको ये बिकते हुए मिल जाएंगे। खा लो संतरे फिर, और क्या। ढाबे के सामने संतरे का बाग है। मंदारिन किस्म का ये फल सिक्किम का इम्पोर्टेंट कमर्शियल फ्रूट है, जिसकी खेती बहुत पहले से की जा रही है। चलिए अब लंच करने के बाद आगे बढ़ते हैं और चलते चलते देखते हैं कि मंगन ज़िले में यानी नॉर्थ सिक्किम में आने का सही समय क्या है। तो आप मार्च से जून और अक्टूबर से नवंबर में आ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान नॉर्थ सिक्किम के ज़्यादातर पॉइंट ओपन रहते हैं। दिसंबर से सर्दी शुरू हो जाती है, तो बहुत से लोग स्नोफॉल देखने के लिए उस समय भी आते हैं। लेकिन जनवरी फरवरी के समय भारी बर्फबारी के चलते मैक्सिमम नॉर्थ सिक्किम, लाचेन और लुचुंग और उनके आगे जो है एरिया बंद ही रहता है। इसलिए अगर सर्दी में आ रहे हैं तो आने से पहले कंफर्म कर लें। बाकी जुलाई अगस्त में मानसून के चलते काफ़ी बारिश होती है, जिससे वाटरफॉल पूरे उफान पर चलते हैं और लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। इसलिए उस मौसम में थोड़ा सोच समझ कर आएँ। बाकी तो मौसम पर डिपेंड है, कभी भी सही हो सकता है और कभी भी बिगड़ सकता है मौसम। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध ले। अरे कहाँ मैं फिल्मी डायलॉग बोलने लगा। यहाँ से कुछ दूर आगे तक सड़क ख़राब चलेगी, ठीक करने का काम जारी रहता है। लैंडस्लाइड से सड़कें टूटती रहती हैं, जिसको BRO ठीक करता रहता है। रोड को जगह जगह पर चौड़ा भी किया जा रहा है। सोचो कि जब अभी सड़क का ये हाल है तो फिर बारिश के समय क्या होता होगा। अरे भाई हाँ, जो पीछे मेरे टूर पैकेज की बात अधूरी रह गई थी, उसको यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंपनी ने मेरा 6 डेज और 5 नाइट्स का टूर प्लान बनाया था। इसके लिए मैंने 2000 रुपये एडवांस में भी दे दिए थे। लेकिन जब मैंने उनकी कंपनी की वेबसाइट पर देखा तो पता चला कि यही प्लान जो मैंने लिया है वो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर सस्ता मिल रहा है। उन्होंने मुझसे ज़्यादा रुपए ले लिए फ़ोन पर बात करके। तब मैंने फ़ोन करके कहा कि आपने तो ऑनलाइन से ज़्यादा मुझसे रुपए चार्ज कर लिए। उन्होंने बहाना बनाया कि ऐसा है वैसा है, मतलब मुझे उलझाने की कोशिश की। मैं वेबसाइट पर पूरी डिटेल पहले ही पढ़ चुका था, तो मैं बोला कि भाई साहब कृपया मेरे 2000 रुपये रिफ़ंड कर दीजिए। मैं आपका ऑनलाइन पैकेज बुक कर लूँगा जब वो सस्ता है तो। तब काफ़ी देर बाद वो बोले कि रिफ़ंड मत लो, हम इसके बदले आपको 1 दिन गंगटोक में एक्स्ट्रा स्टे दे देंगे, मतलब आप 1 दिन होटल में ज़्यादा रुक जाना। मैंने थोड़ा सोचा और कहा कि ठीक है चलो, मेरे पास समय था तो 1 दिन बढ़ गया। ऐसा मेरा प्लान 6 दिन से हो गया 7 दिन और 5 रात से 6 रात का ये मेरा टूर पैकेज हो गया। मैं सिंगल था तो मैंने प्राइवेट रूम लिया। ये टूर पैकेज मुझे 13,850 रुपये में मिला था, जिसके लिए मैं 2000 रुपये पहले से एडवांस दे चुका था। लेकिन ये प्लान सुनने में जितना अच्छा लग रहा है वैसा नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, वो आगे बताएंगे। गाना चल रहा है तेरी आंखों में मुझे प्यार नज़र आता है, लेकिन भाई साहब मुझे तो सामने अंधेरा ही नज़र आ रहा है।
ये पता नहीं फिल्में वाले किस चीज़ में क्या देख लेते हैं भैया, हमें तो बस अंधेरा ही दिख रहा है सामने। दिन ढल गया है, यहाँ शाम थोड़ा जल्दी हो जाती है। ये नॉर्थ सिक्किम का लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसलिए पूरी टंकी भरवा लीजिए या जितनी भी ज़रूरत हो। यहाँ से मंगन नगर पंचायत शुरू हो रही है, थोड़े दूर आ गए मंगन शहर पहुँचेंगे। ये है नॉर्थ सिक्किम के मंगन ज़िले का हेडक्वार्टर, मुख्यालय मंगन सिटी, जो सी लेवल से 956 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 7 सिस्टर्स वाटरफॉल से 35 किलोमीटर पर है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इलायची पैदा होती है, इसलिए इसको भारत की इलायची राजधानी कहा जाता है। 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 4644 थी, जिसमें साक्षरता दर थी 84%। यहाँ कई बैंकिंग सुविधाएं हैं, जैसे HDFC, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, केनरा बैंक, यूको और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतनी सारी बैंक हैं, इसका मतलब ये बड़ा क्षेत्र है, बड़ा शहर है, मतलब मेन सिटी है। मंगन में काफ़ी बड़ा मार्केट है, जहाँ से लाचेन और लाचुंग या आसपास दुकान लगाने वाले लोग यहाँ से सामान खरीद कर ले जाते हैं। इसके आगे कोई भी इतना बड़ा शहर नहीं है जहाँ पर सब सुविधाएं मिल सकें, इसलिए अगर आपको भी कोई चीज़ चाहिए, किसी की ज़रूरत हो किसी वस्तु की, तो यहाँ से ले लीजिए। अगर खुद के वाहन से आ रहे हैं और लेट हो जाते हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं, 1500 रुपये के आसपास रूम मिल जाएगा। लाचेन से आगे हाइट बढ़ने पर किसी किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इससे बचने के लिए वो मंगन से 500 रुपये में ऑक्सीजन कैन या छोटा सिलेंडर ले सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। हाइट बढ़ने से याद आया कि मंगन से 4 किलोमीटर आगे है, सी लेवल से 1560 मीटर की हाइट पर है सिंघिक नाम की एक जगह। अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से आप कंचनजंगा का शानदार व्यू देख सकते हैं। और ये कोई आम चोटी नहीं है, ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो भारत में है, सिक्किम में, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848। मतलब इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये तीसरी है। सिक्किम और दार्जिलिंग की कई जगहों से कंचनजंगा देखी जा सकती है। ये पर्वत श्रृंखला नेपाल तक फैली है। सिक्किम से एक और चोटी दिखती है, वह है सिनी ओल्चू, जिसकी ऊंचाई 6888 मीटर है। हमारे ड्राइवर साहब को पुराने गाने कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ओल्ड इज गोल्ड सुनने में कितना मधुर लगते थे पुराने गाने। वहाँ हर शब्द कहानी के हिसाब से पिरोया जाता था, सोच समझ कर लिखा जाता था उसके शब्द गाने के। और आज का म्यूजिक देख लो भैया, आज के गाने जो याद भी नहीं रहते कि ये बोल क्या रहा है, और कुछ टाइम बाद सुनो तो कब आए और कब गए पता ही नहीं चलता है। गाड़ी लगता है हम लोग के साथ है ना, ये गाड़ी हम लोग के साथ है। और देखिए गाना कैसा चल रहा है, महलों की रानी खुद से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे। अरे भैया वो तो हीरोइन है, उसको तो धूप नहीं लगेगी भैया, सब सुविधाएं उसके पास, लेकिन हमें ठंड ज़रूर लग रही है। रात का अंधेरा है तो रास्ते में कुछ देखने योग्य जगह छूट जाएगी, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको दिन की वीडियो दिखाता हूँ कि ऑन द वे कौन से टूरिस्ट स्पॉट आएंगे। उनमें से सिंघिक से 5.5 किलोमीटर दूरी पर मियोंग वाटरफॉल है, जिसको मियोंगचू या मियानचू नल्ला भी कहते हैं। वैसे तो सफ़र में कई झरने हैं, उनमें से ये काफ़ी बड़ा झरना है जो बरसात के समय दूर तक छींटे मारता है। उस समय पानी का बहाव बहुत तेज़ और ख़तरनाक हो जाता है। ऊपर से गिरता हुआ पानी जब नीचे पुल के माध्यम से निकलता है ना नीचे से, तब देखिए देखने लायक होता है, बिल्कुल वाइट वाटर। कितना ज़्यादा पानी बह रहा है। गंगटोक से सुबह जल्दी निकलें ताकि बीच में आने वाले स्थानों को देख सकें। गाने भैया परिस्थिति के हिसाब से यहाँ चल ही नहीं रहे। गाने के बोल तो सुनिए, सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। अरे भैया उजाला कहाँ फैला है, गुप अंधेरा है।
चमक चांदनी कहाँ है, बिल्कुल गुप्त तो अंधेरा पड़ा है। कुछ भी कहो, गानों से सफ़र अच्छा कट जाता है। कुछ दिख तो नहीं रहा पर गाने सुनने को तो मिल रहे हैं ना, और गाने कोई और बजाए तो और ज़्यादा सुनने में अच्छे लगते हैं। अपनी मनपसंद के अपने हाथ से खुद मोबाइल से बजाओगे ना तो उतना मज़ा नहीं आता जितना दूसरों के गाने बजाने से सुनने में आता है। ये जगह नागा है, ये फेमस है इसी नाम के वाटरफॉल नागा फॉल्स के लिए। ये काफ़ी ऊंचाई से गिरता हुआ झरना है जिसकी धारा नीचे 2 स्टेप्स में गिरती है। इसका पानी पत्थरों के बीच से होता हुआ पुल के नीचे से बहकर निकल जाता है। ये सिक्किम के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है जिसकी धारा देखने में सांप की तरह बहती हुई लगती है, इसलिए इसका नाम है नागा फॉल्स। ये इस रास्ते का लास्ट सबसे बड़ा वाटरफॉल है। बीच में कहीं कहीं पर जाम लग जाता है, हमें यहाँ करीब आधा घंटा रुकना पड़ा। नागा फॉल्स से 4 किलोमीटर दूरी पर टुंग नाम से एक चेक पोस्ट आएगी, ये वाली। टुंग गांव में 57 परिवार रहते हैं जिनकी 2011 के अनुसार जनसंख्या 237 थी। इस चेक पोस्ट पर सिक्किम पुलिस वाले गाड़ी और आपका परमिट चेक करते हैं। ये परमिट गंगटोक से बनता है जो कि टूर पैकेज वाले खुद आपको बनवा कर देते हैं। आपको एक दिन पहले ये जब भी नॉर्थ सिक्किम आना चाहते हैं तो उससे पहले ट्रैवल एजेंट को वोटर आईडी कार्ड और 1-2 फ़ोटो दे दीजिए, वह आपका परमिट बनवा देंगे जो कि टैक्सी ड्राइवर के पास होगा। उसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है कि कहाँ के लिए परमिट इशू हुआ है, जाने और आने की डेट क्या है, ट्रैवल एजेंसी का नाम क्या है। उसके बाद नीचे जो टूरिस्ट गाड़ी में सफ़र करते हैं उनकी डिटेल और फ़ोटो लगे रहते हैं। ये सब होता है परमिट में। बिना इसके आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो यहीं से वापस जाना होगा, मतलब आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। आप गंगटोक में अपनी तरफ से भी परमिट बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। टुंग चेक पोस्ट से करीब 1 किलोमीटर आगे आने पर थेंग टनल में हम प्रवेश करेंगे। इसको सिक्किम का प्राइड कहा जाता है, जो कि सिक्किम की सबसे बड़ी सुरंग है। लंबाई है 578 मीटर। इसका निर्माण बीआरओ ने प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत किया है। 2 लेन वाली इस टनल को बनाने का काम 2016 में शुरू हुआ था और 7 जून 2018 को इसका उद्घाटन हुआ। पहले यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती थी और अक्सर रास्ता ख़राब रहता था, जिससे लोकल लोगों, आर्मी और टूरिस्टों को काफ़ी परेशानी होती थी। इसलिए थेंग टनल बनाई गई। अंदर एलईडी लाइट्स और पानी को स्टोर करने के लिए एक बड़ा टैंक लगा है। सुरक्षा के लिए फायर हाइड्रेंट की भी व्यवस्था है। इमरजेंसी हेतु सेफ एग्जिट भी बनाए गए हैं। 45 करोड़ रुपए की लागत से बनी टनल को मात्र 20 महीने में तैयार किया गया है। कंस्ट्रक्शन AIREF इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। 3 अक्टूबर 2023 को बाढ़ के समय सुरंग की एंट्री पर लैंडस्लाइड हो गया था, जिससे सुरंग कुछ समय के लिए बंद हो चुकी थी। मलबा हटाकर इसको फिर से खोला गया। जिस स्वास्तिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया है वो क्या है, तो इस परियोजना से सिक्किम में पुलों, सड़कों, सुरंगों और बाकी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राज्य के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिले। काफ़ी रात हो गई लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आज का स्टे लाचेन में है। उससे पहले हमें नहीं रुकना। तो अगर आपने टूर पैकेज लिया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनका काम है परमिट बनवाना और आपका काम है सिर्फ वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई सी एक आईडी देना और फ़ोटो देना। बाकी काम वो अपने आप करा लेंगे। ध्यान रहे कि सिक्किम में आधार कार्ड वैलिड नहीं है। आधार कार्ड नहीं चलता। अगर इसके साथ आप कोई परमिट अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक आवश्यक सूचना कि अगर आपके पास पानी पीने की या अन्य कोई प्लास्टिक बोतल है तो चेक पोस्ट क्रॉस करने से पहले उसको डस्टबिन में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे आगे आप प्लास्टिक नहीं ले जा सकते। अगर गाड़ी के अंदर चेकिंग के दौरान कोई प्लास्टिक बोतल पाई गई तो 3000 रुपये तक भरने पड़ सकते हैं। मैंने YouTube पर कुछ वीडियोज़ देखी थी, उनमें वो बता रहे थे कि टुंग चेक पोस्ट से आगे गोप्रो एक्शन कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है।
उसको चेक पोस्ट पर ही जमा करवा लिया जाता है। शायद उनकी बात सही होगी, उनके साथ ऐसा हुआ होगा तभी वो बता रहे हैं। उनकी जानकारी ठीक है, मतलब उनके हिसाब से ठीक होगी, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ लोगों और पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ से आगे मैं गोप्रो एक्शन कैमरा ले जा सकता हूँ या नहीं। वो बोले कि हाँ बिल्कुल ले जा सकते हो, बस आर्मी कंटेनमेंट यानी जहाँ आर्मी का ठिकाना है, जहाँ फोर्स रहती है, वहाँ की वीडियो शूट मत करना। उसे छोड़कर आप बाकी जगह की वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। यहाँ से आगे का कुछ एरिया बीच बीच में जो आता है वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए जहाँ सैन्य ठिकाना हो वहाँ पर वीडियो मत बनाइए और ना ही ड्रोन उड़ाएं। अगर फिर भी वीडियो बनानी है तो उनसे परमिशन ज़रूर लें, मतलब पूछकर बनाइए। वैसे छावनी की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, जहाँ आर्मी हो वहाँ मत बनाइए। थेंग टनल से करीब 6.5 किलोमीटर दूरी पर ये है चुंगथांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम, जिसको तीस्ता स्टेज 3 भी कहते हैं। यहाँ पर 1200 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है। ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसका निर्माण 2008 में शुरू हुआ और 2017 में बनकर पूरा हुआ। लेकिन 3 से 4 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ सिक्किम में सामान्य से लगभग 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई थी, जिस कारण लोहनक ग्लेशियर पर बादल फटने से वहाँ झील टूट गई और भारी मात्रा में पानी नीचे बहकर आने लगा, जिससे बाढ़ का भयानक रूप देखने को मिला। इसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। जब वो पानी नीचे बहकर आ रहा था तो उसके साथ मलबा, पत्थर, पेड़ वगैरह थे, तो उसने डैम को तोड़ दिया था। इस चुंगथांग डैम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो सोचो, जब डैम ही टूट गया तो फिर आगे का क्या मंजर हुआ होगा। आगे भी गांव के गांव डूबते गए और 100 गांवों पर इसका असर पड़ा। 76 लोग लापता बताए गए थे। इस बाढ़ का असर पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया तक भी देखने को मिलता है। चुंगथांग डैम से 1.5 किलोमीटर आगे चुंगथांग शहर है। सी लेवल से 1790 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। चाहे तो आप लाचेन और लाचुंग कहीं भी जा सकते हैं। चुंगथांग से लाचेन 30 किलोमीटर और लाचुंग 21 किलोमीटर है। यहाँ पर लाचेन से आने वाली लाचेन नदी और लाचुंग से आने वाली लाचुंग नदी आकर मिलती है, जो संगम के बाद तीस्ता नदी कहलाती है। इस शहर की आबादी 2001 में 3766 थी, जो अब काफ़ी बढ़ गई है। चुंगथांग नाम का तिब्बती में अर्थ है सबसे मूल्यवान घास के मैदान। अगर आपके पास समय है तो चुंगथांग में नानक लामा गुरुद्वारा है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर यह गुरुद्वारा का नाम रखा गया है। अब हम चुंगथांग से लाचेन 30 किलोमीटर की ओर बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ क्या रहे हैं यार, हम लाचेन पहुंच ही गए। जिसके लिए हम गंगटोक से चले थे वो आखिरकार आ ही गया। यह है लाचेन। अभी रात हो रही है तो ठीक से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको अगले दिन का लाचेन का दिखाता हूँ कि लाचेन कैसा लगता है देखने में दिन में। फिर थोड़ी देर बाद यहीं लौटेंगे रात पर। ये लाचेन का दिन का व्यू है। 2694 मीटर की हाइट पर बसे इस स्थान के नाम का अर्थ है बड़ा दर्रा या बड़ा पास। यहाँ का अपना शासन है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। इस स्वशासन को जुम्सा कहते हैं। जो यहाँ पर अपना खुद का राज चलता है उसे कहते हैं जुम्सा। अगर यहाँ कोई भी मामला होगा तो यहाँ के लोग ही उसको सुलझाएंगे। उसमें पुलिस या सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता। हाँ, विशेष परिस्थिति में सरकार का रोल होता है, लेकिन वो बात की बात है। पहले तो यहाँ के लोग ही अपने नियम कायदे कानून से सब चीज़ चलाते हैं। घर खाली हो जाएंगे, होटल घर दोनों एक से ही है। चलिए अब हम वापस रात में आ गए। जब लाचेन हम पहुँचे थे, गाड़ी होटल के पास रुकी है। इसी होटल में हम सबको अलग अलग रूम में ठहरना है। ड्राइवर भाई साहब गाड़ी से ऊपर से सामान उतार रहे हैं। मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ। चूँकि मैं अकेले सिंगल आया हूँ, मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा पे करके टूर पैकेज में अलग से सेपरेट रूम लिया है, यानी कि मैं अकेला इस रूम में रहूँगा। रूम आप देख लीजिए कैसा है। ये डबल बेड है जिस पर मैं फैल कर सोऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ रात को ठीक से नींद नहीं आई थी भैया। बाथरूम की ओर चलते हैं।
और देखते हैं कि यहाँ पर गीज़र है या नहीं। बाथरूम काफ़ी बड़ा है और गीज़र की भी व्यवस्था दी गई है, लेकिन यहाँ अक्सर बिजली जाती रहती है। कभी कभी तो कई घंटों तक बिजली का अता पता नहीं रहता है। हम खुद करीब 1.5 घंटा तक बिना बिजली के अंधेरे में रहे हैं। इसमें इन होटल वालों का कोई कसूर नहीं है। जब आगे से ही बिजली नहीं आएगी तो ये कहाँ से देंगे। और इन्वर्टर भी एक लिमिट तक चलेगा। इन्होंने हमें मोमबत्ती थमा दी कि इसी के साथ रोशनी करो और एंजॉय करो। मगर ठीक है भैया, इससे कितनी रोशनी हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ ना से तो कुछ सही। अच्छा मित्रों, ये बताइए कि 120 किलोमीटर तय करने में आपको कितने घंटे का समय लग जाएगा? 2 घंटे, 4, 6 घंटे? लेकिन हमें लगा है गंगटोक से यहाँ लाचेन तक आने में 9 घंटे का समय। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम -7 डिग्री, और यहाँ पानी इतना ज़्यादा ठंडा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब उदाहरण दिखा देता हूँ। महसूस तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जाम्पल से समझ पाओगे। वो जो हमारे साथ गाड़ी में थे ना, उनका रूम यहीं साइड में है। और वो पता कैसा उन्होंने अपना मुंह धोया, ऐसा करा उन्होंने पानी ऐसे, ठीक है, और ऐसे लगाया आँखों में, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा किया और लगाया मुंह पे। तो ऐसा उन्होंने अपना मुंह धोया है ठीक है भाई, कतई ऐसा बर्फ़ चिल्ड पानी। ये टैक्सी में जो साथ थे उनका रूम है जो शेयरिंग बेस पर है। ये सब इसमें सोएंगे। चलिए, मैंने काफ़ी बकबक कर ली। अब भूख लग रही है, खाने के लिए देखते हैं कि क्या इंतज़ाम किया गया है। इस तरह सबको एक साथ बिठाकर डिनर कराया जाता है। चावल परोसे जा रहे हैं। यहाँ केवल चावल ही मिलते हैं, रोटी नसीब नहीं होगी। बहुत साधारण खाना रहता है। और जैसे कि मैंने पहले वर्णन किया है कि ये टूर पैकेज में लिखा रहता है कि आपको नॉर्थ सिक्किम में सिंपल खाना दिया जाएगा। यहाँ सुविधाओं की कमी के चलते एक लिमिट मात्रा में ही सामान पहुँच पाता है, जिससे मतलब इतनी चॉइस नहीं मिल पाती। खैर, मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, ये खाना ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और रात भी काफ़ी हो गई। हम ठहरे सिक्किम से बाहर के, तो इतनी ठंड और इतनी रात में चावल जो है मुझे नुकसान दे सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, भूख लग रही है तो भैया। कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं, मतलब अगली वीडियो में मिलेंगे लाचेन से गुरुडोंगमर लेक की ओर जाते हुए। तो गुड नाइट। अगर वीडियो में कहीं कुछ गलती हो गई हो या कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। आप कमेंट करके अपने सवाल और सुझाव बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए भाई, जाम लगा हुआ है बहुत लंबा, और हवा चल रही है ठंडी। वहाँ से और वहाँ तक करीब 1.5 किलोमीटर का जाम है। इसमें लगेंगे करीब 2-2.5 घंटे।